आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट के कारण होता है। कॉस्ट के कारण कैसे होता है देखें, देखो इसमें लिखा है इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। आपकी कॉस्ट बढ़ गई है ना, विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, तो चीज आपको महंगी पड़ रही है। आप एक सप्लायर हैं तो ये सप्लाई साइड से हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई और कॉस्ट थ्योरी इन्फ्लेशन। अब ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, उसको अपन एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। देखिए जैसे कोई चीज है, आप सप्लायर हैं इस वक्त, सप्लायर कह लो या प्रोड्यूसर कह लो, ठीक है, और आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 10 रुपये में, आप इसको सेल कर रहे हैं 15 में। इट मीन्स आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 10 की कॉस्ट की चीज है तो आप उसे 15 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 5 रुपीज, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। हो सकता है लेबर की प्राइस बढ़ गई हो सकता है मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हो, और अब आपकी ये चीज 10 रुपए में नहीं बन के कितने बन रही है, 15 में। सही है। अब आप 15 में बन रही है, अच्छा 10 मैं यहाँ सेलिंग प्राइस 20 कर लेता हूं, ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपये का। ओके, अब आप 15 की चीज हो गई, अब आप इसे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अब 15 की चीज पे यदि आप 10 का प्रॉफिट कमाओगे तो आपको सेलिंग प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी, 25 रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहोगे सर मैं तो पहले भी 10 ही कमा रहा था, आज भी 10 ही कमा रहा हूँ। हाँ, पहले मेरी कॉस्ट घर में 10 की पड़ रही थी, अब 15 की पड़ रही है, तो पहले मैं 10 + 10 20 में बेच रहा था, अब मैं 15 + 10 25 में बेच रहा हूँ। तो क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट बढ़ गई इसीलिए इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी, आपकी प्राइस बढ़ गई ना, 20 रुपए की चीज अब कितने बेचोगे, 25 रुपए में, तो आपकी जो प्राइस बढ़ गई ये किसके कारण बढ़ी, ये बढ़ी कॉस्ट के कारण। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इंक्रीज इन द वेजेस, वही लेबर की रेट बढ़ जाए, इंक्रीज इन प्रॉफिट, हो सकता है प्रॉफिट बढ़ा लें, टैक्सेस बढ़ गए तो भी ऐसा हो सकता है। भाई इन हर चीज का फर्क अगर आप देखेंगे ना तो आपका ये पड़ रहा है कि आप इसकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो बढ़ाओगे, ठीक है। फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट, आपको मटेरियल मिल ही नहीं रहा, अब मटेरियल नहीं मिल रहा तो मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव हायर प्राइसेस ऑफ इनपुट, जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो भी आपकी ज्यादा पड़ रही है। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कहलाता है। सर इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, पॉवर्टी आप देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, और यहाँ कर आप इन्फ्लेशन देख लें, नॉर्मली सबके रीजन एक जैसे ही होते हैं। हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस अपने आप ही बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो सड़कें ज्यादा बनेगी, मजदूरों को वेजेस ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेंगी तो उनके पास मनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मनी ज्यादा हो जाएगी तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और डिमांड जब ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। सिंपल सा रीजन है, ये मैं आपको शुरू से बताता रहा हूं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, किसी कारण से उनके पास मनी ज्यादा आने लग गई तो इस कारण से वही सेम रीजन, मनी बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, जब गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम होती है उनके खर्चों से। अब खर्चे तो गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है और इनकम है गवर्नमेंट की कम, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस गैप को पूरा करने के लिए, इस गैप को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा नोट छाप देती है, और वो नोट किसको देती है, मजदूरों को देती है। उससे उनके पास मनी बढ़ जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे प्राइसेस भी बढ़ जाती है। सही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी गवर्नमेंट की इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो इस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। क्या, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, नोट छापती है। सही, इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो घाटे को पूरा करना है, अब वो नोट छापती है और इनसे पेमेंट करती है। इससे इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसे जाते हैं क्योंकि ज्यादा नोट छाप दिए गए। अब उससे मनी पब्लिक के पास ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी। सही है। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में भी आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई रोड बनाना चाहती है, ठीक है। अब रोड बनाएगी तो रोड किसके थ्रू बनाएगी, वर्कर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसी को गवर्नमेंट क्या कहती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहती है। भैया ये पैसा पब्लिक में खर्च हो रहा है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए जो मनी है
वो किसको दी जाती है? वर्कर को। इसके पास, इससे वर्कर के पास मनी बढ़ जाती है, मनी बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाती है तो फिर इन्फ्लेशन आता है। सीधी सी बात है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। सही है ना? ओके। ऐसे डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी थोड़ी सी आपको समझाता हूं, और क्योंकि देखो ये टेक्निकल वर्ड है, अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी रखेंगे तो आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। जैसे या तो आपकी है इनकम, और ये हैं आपके एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ये इनकम है, और ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर। तो हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इतना बैकलॉग पड़ रहा है सर, इतना पैसा हमारे पास कम पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट को ये पैसा अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, गवर्नमेंट नोट छापेगी, सीधी सी बात है। और इसी को क्या कहते हैं हम? डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, कि गवर्नमेंट अपना नुकसान जो है वो पूरा कर रही है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इससे क्या होती है? इकोनॉमी के अंदर करेंसी बढ़ जाती है, यानी वही मनी बढ़ जाती है, इसको करेंसी को आप क्या कहते हैं? मनी। मनी बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ये तो एकदम फैक्ट है कि डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। सही है? ऐसे ही इंक्रीज टैक्सेशन, पहले किसी गुड्स पे टैक्स नहीं था, अब टैक्स लग गया तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ईज फाइनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, तो पहले पब्लिक को लोन नहीं मिल रहे थे, अब इजीली लोन मिल रहे हैं। जब पब्लिक को लोन मिल जाएगा तो लोन बढ़ जाएंगे, तो पब्लिक का पैसा आ जाएगा, है ना? पब्लिक के पास पैसा आ गया, उसके पास मनी बढ़ गई, मनी बढ़ गई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। सही है? तो ये सब आपके रीजन है। अब प्रॉब्लम इससे, इन्फ्लेशन से क्या दिक्कत आती है? सब क्या हो जाता है? महंगाई बढ़ जाती है। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, महंगाई बढ़ती है तो बेचारा जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसको तो अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी तो कमाई और उसकी सैलरी तो उतनी है, महंगाई बढ़ी है, उसकी सैलरी थोड़ा ना बढ़ी है। तो क्रिएट बिजनेस अनसर्टेनिटी, इससे क्योंकि लोग चीजें खरीद ही नहीं पाते तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ जाती है, पता नहीं माल बिकेगा नहीं बिकेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस कारण से गवर्नमेंट को इंपोर्ट इंक्रीज करने पड़ते हैं, इंपोर्ट इंक्रीज करने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। इंपोर्ट कम ज्यादा होने की वजह से आपको पैसे भी ज्यादा पेमेंट करने हैं, पैसे ज्यादा पेमेंट करने हैं तो इससे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आपके पेमेंट ज्यादा करने पड़ेंगे। राइज इन इनइक्वालिटीज इन इनकम, गरीब आदमी के पास तो पहले ही पैसे कम थे, अब चीजें खरीदने के लिए उसके पैसे और ज्यादा खर्च होने लगेंगे तो उसके पैसे तो बेचारे के खत्म हो जाएंगे। अमीर के इतना असर पड़ेगा नहीं, तो अमीर के पास तो पैसे अभी भी बच जाएंगे, गरीब के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो इससे इनइक्वालिटीज आ जाएंगी कंट्री के अंदर। लीड्स टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, इससे ब्लैक मार्केटिंग वालों को अवसर मिल जाता है। वो लोग क्या करते हैं? हायर प्रॉफिट के चक्कर में चीजों की जबरदस्ती आर्टिफिशियल जो है शॉर्टेज बना देते हैं, माल को स्टोरेज करके बैठ जाते हैं, माल को मार्केट में रिलीज ही नहीं करते, इससे भी ब्लैक मार्केटिंग की जो है प्रोसेस है वो चालू हो जाती है। सही है? एडवर्स इफेक्ट ऑन वीकर सेक्शन, गरीबों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास तो पैसे पहले ही कम होते हैं, और वो चीजें महंगी होने के कारण वो पैसे और भी कम पड़ जाते हैं, और वो बेचारे अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी परचेज नहीं कर पाते हैं। सही है? तो सर इतने नुकसान होने के बाद तो लग रहा है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो पॉलिसीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली तीन तरीके हैं: मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड अदर मेजर। मॉनेटरी पॉलिसी, एम फॉर मॉनेटरी, एम फॉर मनी, याद कर लो। और ये कौन पॉलिसी बनाता है? ये बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे अपेक्स बैंक होता है, ये हमारा सबसे बड़ा बैंक होता है। फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बनाती है, और अदर पॉलिसी को अपन अलग से देखेंगे। तो कुल मिला के तीन टाइप की पॉलिसी होती है। कोई आपसे पूछे पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिस्कल एंड अदर मेजर, ठीक है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या लिखा है? इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, मैंने बताया था आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके भी पास भी टू इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके लिए, जो कि वो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाता है। और इसमें जो नंबर 1 है वो है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। वो क्या करता है? मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। अब मनी की क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल करता है वो देखते हैं। तो देखिए
अभी अपन मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको देख रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड होती है, और ये जो पॉलिसी है वो कौन बनाता है? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो होती है क्वांटिटेटिव और एक होते है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड जो है सबसे पहले अपन वही डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मेथड मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, कि मनी की क्वांटिटी जो है ना उसको कंट्रोल कर लो तो फिर आप जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने दो इक्वेशंस बनाई हैं, पहले जरा इनको देख लें। देखिए मैंने ये लिखा है कि पब्लिक जो है उसके पास अगर मनी बढ़ जाए, मनी उसके पास ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो जब जेब में ज्यादा पैसा होता है तो ज्यादा उछलता है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? जब बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ जाएगी, मार्केट में बहुत सारे लोग किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस मार्केट में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उससे महंगाई आती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये बात ध्यान रख लो, पब्लिक के पास जब भी मनी बढ़ेगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की प्राइस जो बढ़ जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। पहली लाइन आपको ये याद करनी है। इस मेथड को समझने के लिए पहले ये दो लाइनें क्लियर कर लो, क्योंकि बार बार काम आएंगी। पब्लिक के पास यदि मनी कम हो जाए, अब उसका पैसे ही नहीं है, ठन ठन गोपाल है, जेब में पैसा ही नहीं है, जेब में जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहां से करेगा? तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अब जब डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में डिमांड हो ही नहीं रही, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे, लोग प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहते, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट की प्राइसेस धीरे धीरे क्या होंगी? कम। प्राइसेस कम हो जाएंगी, और जब प्राइसेस कम होती हैं उसी को महंगाई कम होना कहते हैं। इन्फ्लेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन सबसे पहले क्लियर कर लें, क्योंकि मैं बार बार इन इक्वेशन पे आऊंगा, अब मैं बार बार इसको नहीं समझाऊंगा, बस मैं सीधे कर दूंगा कि ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन 1 डाल देता हूं इसको नाम, और इसको कंडीशन 2 डाल देता हूं। सही है। अब मैं सीधे कहूंगा कंडीशन 1 अप्लाई हो गई या कंडीशन 2 अप्लाई हो गई। तो सबसे पहले जो मेथड आएगा क्वांटिटेटिव का वो आता है बैंक रेट। सही है। तो पहला कॉन्सेप्ट अपन इसमें समझ रहे हैं वो है बैंक रेट। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये बैंक रेट होती क्या है। देखिए, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को यानी पंजाब नेशनल बैंक को लोन देता है वो कहलाती है बैंक रेट। जब कभी आरबीआई को लगता है कि यार पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक कमर्शियल बैंक है उसके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, तो वो क्या करता है? अपनी बैंक रेट को बढ़ा देता है। जब वो बैंक रेट को बढ़ाएगा तो ये लोन पंजाब नेशनल बैंक को महंगा पड़ेगा, तो पंजाब नेशनल बैंक लोन नहीं लेगा, वो आरबीआई से मनी लेगा नहीं, तो इनको देगा कहां से? सही है। तो अब वो लोन कम दे पाएगा, लोन कम दे पाएगा तो पब्लिक के पास मनी क्या होगी? कम हो जाएगी। सही है भाई, बैंक रेट बढ़ गई तो पंजाब नेशनल बैंक को ये लोन महंगा पड़ रहा है, वो लोन नहीं लेगा या कम लेगा। वो लोन कम लेगा जब इसके पास लोन जो है, इसके पास जो मनी है, मैं लोन को मनी कह देता हूं, इसके पास भी मनी या तो बढ़ेगी या कम होगी। सही है। जब बैंक रेट महंगी पड़ेगी तो ये मनी कम लेगा, जब ये मनी कम लेगा तो ये पब्लिक को भी तो कम ही लोन दे पाएगा। तो कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाएगी। पब्लिक के पास मनी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और यही आरबीआई क्या करे कि बैंक रेट कम कर दे, बैंक रेट कम कर दे। तो इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक को लोन अब सस्ते मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं तो वो ज्यादा लोन लेगा, तो इसका मनी ज्यादा हो जाएगी। और जब इसके पास मनी ज्यादा हो जाएगी तो कंडीशन नंबर 1 पे आ जाओ, वो पब्लिक को ज्यादा लोन दे पाएगा, तो पब्लिक के पास मनी ज्यादा हो जाएगी, पब्लिक की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। सही है। तो कुल मिलाकर वो आरबीआई जो है ना, बैंक रेट के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक की मनी को कंट्रोल करता है, और पंजाब नेशनल बैंक की मनी को कंट्रोल करता है तो पब्लिक की मनी तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि पब्लिक को तो पैसा कहां से मिलेगा? पंजाब नेशनल बैंक यानी कमर्शियल बैंक से ही तो मिलेगा। तो ये रोल होता है किसका? बैंक रेट का। सही है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसमें अपन देखेंगे ओपन मार्केट एक्टिविटी। देखें तो नंबर 2 अपन ले रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या? जब कभी आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास मनी ज्यादा है
तो वो क्या करता है, आरबीआई पंजाब नेशनल बैंक को कहेगा कि तुम मेरी सिक्योरिटीज खरीद लो। अब जब पंजाब नेशनल बैंक सिक्योरिटी परचेज करेगा तो बदले में मनी इसको देनी पड़ेगी। तो मनी किसके पास आ गई, आरबीआई के पास, और सिक्योरिटीज किसके पास आ गई, पंजाब नेशनल बैंक के पास। अब पंजाब नेशनल बैंक ने जब मनी इसको दे दी तो इसकी मनी क्या हो गई, कम हो गई, और जब इसकी मनी कम हो गई तो पब्लिक को लोन कम दे पाएगा, पब्लिक को लोन कम दे पाएगा तो पब्लिक के पास लोन कम हो जाएंगे, पब्लिक की मनी कम हो जाएगी, कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाएगी। और यही आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसे कम हैं, तो वो क्या करता है, ये जो सिक्योरिटीज है पंजाब नेशनल बैंक से वो खरीद लेता है खुद, और बदले में उसकी मनी उसको लौटा देता है। अब मनी सिक्योरिटीज तो आ गई परचेज करने पे आरबीआई के पास, और मनी पहुंच गई पंजाब नेशनल बैंक के पास, इससे पंजाब नेशनल बैंक की मनी बढ़ गई। अब वो ज्यादा लोन दे सकता है पब्लिक को, तो पब्लिक के पास अपने आप ही मनी बढ़ जाएगी और कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी इसमें भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी वो क्या सिक्योरिटीज का परचेज एंड सेल कर रहा है, और पंजाब नेशनल बैंक की मनी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। सही है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो आ रहा है वो है कैश रिजर्व रेशियो। होता क्या है, जो पब्लिक होती है वो अपनी डिपॉजिट्स किसके पास जमा कराती है, पंजाब नेशनल बैंक के पास। तो आरबीआई जो है पंजाब नेशनल बैंक को कंट्रोल करने के लिए कहता है कि पब्लिक ने जो पैसा आपके पास जमा कराया है उसका सर्टेन अमाउंट हमारे पास भेज दो, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। मान लेते हैं उन्होंने कह दिया कि 5% मनी हम लेंगे, इस तरीके का कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक के पास जो पब्लिक से पैसा आता है उन डिपॉजिट का कुछ पार्ट कैश के वे में आरबीआई के पास आ जाता है। आरबीआई उनको अपने पास रखता है, कल को पंजाब नेशनल बैंक कोई बदमाशी कर ले तो पब्लिक का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आरबीआई भी सिक्योरिटी के लिए कुछ डिपॉजिट का पार्ट अपने पास रखवा लेता है। जब कभी आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास मनी कम ज्यादा आ गई, मान लो बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है और कंट्रोल करना है, तो वो परसेंटेज बढ़ा देता है, 10% कर दिया, तो ज्यादा मनी इनके पास आ गई, तो पंजाब नेशनल बैंक की मनी के पास मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मनी कम होते ही वो कम लोन दे सकता है, कम लोन दे सकता है, तो फिर कंडीशन नंबर 2 आ गई। सही है, पब्लिक को कम लोन मिलेंगे। और जब कभी आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसे कम हैं, तो वो क्या करता है कि ठीक है आप तो जी 4% ही जमा करा दो। अब पंजाब नेशनल बैंक को जो पैसे आरबीआई को देने वो कम देने, तो इससे पंजाब नेशनल बैंक के पास मनी बढ़ जाएगी। जब उसके पास मनी बढ़ जाएगी तो वो पब्लिक को ज्यादा लोन दे सकता है, तो पब्लिक को जब वो ज्यादा लोन देगा तो पब्लिक के पास मनी बढ़ जाएगी, कंडीशन नंबर 1 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये आपका सिस्टम हुआ किसका, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है, पब्लिक ने जो अपने अमाउंट्स डिपॉजिट के पंजाब नेशनल बैंक के पास जमा कराए हैं, जो कि एक कमर्शियल बैंक है, आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया कि जितना पैसा पब्लिक ने जमा कराया है उसका 25% पैसा आपको अपने पास हमेशा कैश में रखना पड़ेगा। भाई ये नहीं हो कि पब्लिक पैसा किसी ने मांगने आ जाए और आपके पास देने के लिए नहीं हो, तो कम से कम 25% पैसा तो आपको लिक्विड के तौर पे रखना ही पड़ेगा। ये आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे दी किसको, पंजाब नेशनल बैंक को। अब पंजाब नेशनल बैंक के जब 25% पैसे ब्लॉक्ड हो गए, वो कहीं और नहीं लगा सकता उसको, तो उसकी मनी क्या हो गई, कम हो गई। अब वो मनी कम हो गई तो वो पब्लिक को लोन भी कम दे पाएगा, तो कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल हो गई, पब्लिक के पास मनी की कमी हो जाएगी। फिर कभी आरबीआई को लगता है कि नहीं यार पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसे तो कम हैं, उनके पास और पैसे होने चाहिए, तो वो क्या करता है कि इसका परसेंटेज 20% ही कर देता है। तो अब क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक को पहले 25% मनी अपने पास लिक्विड के तौर पे रखनी पड़ रही थी, अब सिर्फ 20% ही रखनी है। दैट्स वो एक्स्ट्रा 5% मनी लोन के तौर पे पब्लिक को दे सकता है। जब एक्स्ट्रा मनी पब्लिक को दे सकता है तो फिर पब्लिक के पास मनी जो है बढ़ जाएगी और कंडीशन नंबर 1 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। कुल मिलाकर वो पंजाब नेशनल बैंक की मनी को कंट्रोल करके वो एक्चुअली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है ना। आरबीआई का जो बेसिक पर्पस होता है वो इन्फ्लेशन पर होता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो पंजाब नेशनल बैंक की मनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सही है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट नंबर 5 आता है जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स का है, वो है रेपो रेट। वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या, जब कभी पंजाब नेशनल बैंक को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, उनको एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, तो फिर वो आरबीआई से ऑब्वियस में पैसा लेगा शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। उसको मान लो 14 दिन के लिए पैसों की जरूरत है, तो वो आरबीआई से जो पैसा लेगा, जिस रेट पे लेगा, वो कहलाती है रेपो रेट। सही है। और कभी कभी पंजाब नेशनल के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म 14 दिन के लिए पैसे आरबीआई को भी दे सकता है, वो कहलाती है आपकी फिर रिवर्स रेपो रेट। तो ये पैसा जब पंजाब नेशनल बैंक आरबीआई को दे रहा है, वो रिवर्स रेपो रेट पे, जिस रेट पे देगा, और जब आरबीआई आपका पंजाब नेशनल बैंक को दे रहा है, वो कहलाती है रेपो रेट। तो जब कभी आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास जो पैसा ज्यादा है, तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। तो इससे पंजाब नेशनल बैंक को लोन महंगे मिलते हैं आरबीआई से, तो जब उसको लोन महंगे मिलते हैं तो वो कम लोन लेगा। जब वो कम लोन लेगा तो उसकी मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उसके बाद मनी कम हो जाएगी तो वो लोन भी कम दे पाएगा पब्लिक को, तो कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाएगी, पब्लिक के पास भी मनी कम हो जाएगी। जब कभी आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसा कम है, तो वो क्या करता है, बैंक रेट को कम कर देता है, रेपो रेट को कम कर देता है। रेपो रेट कम होने से पीएनबी को जो लोन आरबीआई से मिल रहे हैं वो सस्ते मिलने लग जाते हैं, तो वो ज्यादा लोन ले लेता है। सस्ते लोन मिलने की वजह से ज्यादा लोन ले लिए, तो वो ज्यादा लोन पब्लिक को भी दे सकता है। अब वो पब्लिक को ज्यादा लोन देगा तो पब्लिक के पास मनी बढ़ जाएगी, कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल हो जाएगी। सही है। तो इस तरीके से वो रेपो रेट के थ्रू भी जो है वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। टारगेट सारा इन्फ्लेशन है, पब्लिक की मनी को कंट्रोल करता है, पीएनबी की मनी को कंट्रोल करता है, अपने आप ही इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आ जाता है। सही है। तो ये सारे जो मेथड थे, ये थे क्वांटिटेटिव मेथड। कौन कौन से देखे अपन ने, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो जो पीएनबी आरबीआई को देता है, और स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो जो उसको खुद के पास रखना है, और देन आपका आया रेपो रेट। इसके बाद अपन चलेंगे किसके ऊपर, क्वालिटेटिव मेथड पे चलते हैं।